आज देखिए बच्चों, इसमें आई वांट टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ये देखिए कि जो अकाउंट्स है ये अपने आप में एक ऐसा पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इस बेसिक अकाउंटिंग जिसको हम बोलते हैं और उसमें इस बेसिक लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि बच्चों यदि ये बेसिक्स आपके फंडे क्लियर हैं तो ये आगे तक आपको आगे मीन्स क्योंकि हम इनिशियली खाली बेसिक्स तो नहीं सीखेंगे, ऑब्वियसली हम आगे जाएंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें कि बेसिक्स अकाउंटिंग का रोल इतना ज़्यादा है कि आगे तक के टॉपिक्स में इसकी कनेक्टिविटी है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा और इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझकर आपको सीखना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से। यहाँ देखिए जो फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग। अब ये जो अकाउंट्स है बच्चों, इसका क्या है कि स्टेजेस हैं अकाउंटिंग के, बहुत बेसिक से यदि हम ले तो एक डबल एंट्री सिस्टम एक टेक्निक है। ये क्या टेक्निक है? मेनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। There is a technique or method developed called double entry system. अब एक बात तो यहाँ पर मैंने अभी इंपॉर्टेंट बताई, वो है ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने बोला तो एक तो ये अच्छे से आप समझ लें कि ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। इस जो टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग की, इसमें डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है मेनली किसके लिए अप्लाई होता है? अकाउंटिंग के लिए। और वो अकाउंटिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जो घरों में हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। देखिए एक इंसान है, वो बिजनेस करता है और उसका घर है, घर पे भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होते हैं, लेकिन बिजनेस में भी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होते हैं। तो जो घरों पे खर्चे हो रहे हैं उनको आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये हम यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एक तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब आता है बच्चों ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जो टेक्निक है वो क्या है? उस टेक्निक को हम बोलते हैं, मैंने अभी बताया, डबल एंट्री सिस्टम। इस टेक्निक में बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं। यहाँ देखिए क्या रूल्स हैं। जैसे एक रूल है रियल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। फिर आता है इसमें पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर इसमें आता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जी, अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि तीन तरह की ये 6 लाइंस हैं। पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आपको मैं मान सकता हूँ कि अभी ये क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या बताना शुरू हो गया, अभी मैं इसको कोरिलेट करूँगा। पहले आप ये देखिए, ये 2 लाइंस हैं। फिर ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
फिर एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ पे बच्चों एक टेक्निक आती है, ये डेबिट क्या है और एक क्रेडिट क्या है। देखिए ये एक टेक्निक डेवलप की गई है। अब कई बार हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, जिन्होंने भी वो टेक्निक डेवलप की, मैं इसको ऐसे कई बार लेता हूँ एक जनरल सोचने में। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज एवरीवन इज कंफर्टेबल कि उसको पता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी है और इस तरीके से बोलनी है। चलिए हिंदी तो हमारी मदर टंग है, बट इंग्लिश तो हमने इट हैज़ बीन टॉट टू अस इन द स्कूल। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं ही इज कमिंग, दे आर कमिंग। तो अभी आपने ही के साथ इज बोला और दे के साथ आर, कभी आपने क्या इस पे क्वेश्चन किया कि ही के साथ भी इज है तो दे के साथ भी इज कर दो, क्या प्रॉब्लम है, आर की क्या जरूरत है। तो वी नेवर रेज अ क्वेश्चन अगेंस्ट अ थिंग, अ सिस्टम or a technique which has been developed by those who have developed the language or something what we accept, we take it for granted that it is to be spoken like that. इसी प्रकार आपने इस टेक्निक को सीखना है। डेबिट और क्रेडिट उन्होंने एक लाइन, जैसे उन्होंने एक टेक्निक बनाई कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम उसमें ऐसे हम लोग एक एंट्री ऐसे हो, जैसे मशीन परचेज करी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट to cash account credit। दिस टेक्निक दे हैव डेवलप्ड कि एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखो कि ये मशीन अकाउंट डेबिट कैसे हुआ और कैश अकाउंट कैसे क्रेडिट हुआ, ये मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं ये बेसिक रूल आपको दिखा रहा था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। ये एक बार जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप समझ लीजिए कि लॉन्ग रन तक लाइफ में आगे तक आपको इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। अब देखिए बच्चों, मतलब फिलहाल कंक्लूजन यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें डबल एंट्री सिस्टम सीखना है, जो हमने आज सीखना शुरू किया है। और वो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो अकाउंट्स के लिए है, और अकाउंट्स में ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिख के एग्जांपल दिया कि एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसे अब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मशीनरी परचेज्ड, तो हमने इसमें कैसे लिखा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब मशीन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये कैसे पता चला मशीन डेबिट होगा और कैसे पता चला कि कैश क्रेडिट होगा, वही मैं अब आपको आगे सिखाने जा रहा हूँ। अब ये देखिए आप यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं बार बार एक बात बोलूंगा, जब आप ये बच्चों सीख रहे होंगे अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो अपने माइंड में ऑलवेज ये चीज रखिए कि बिजनेस से रिलेटेड एंट्रीज को अकाउंट्स की लैंग्वेज में किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज बीइंग टॉट टू यू, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। नंबर 1 रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का बच्चों क्या होता है, इसका जो रूल है रियल अकाउंट का वो अभी आपने देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रूल है, क्रेडिट व्हाट goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट आता है कि
रियल अकाउंट होता क्या है? अच्छा, इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, जैसे रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, को रियल को मैंने कोडिफाइड लैंग्वेज में आर बोल दिया, आर, और ये जो फर्स्ट लाइन है आई कॉल इट व्हाट R1 एंड R2, इसको मतलब इस लाइन को कि जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन ये रियल अकाउंट का रूल होता है, तो इसको इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये बन गई R1। मैंने इसको एक तरह से कोडिफाइड उसमें बोल दिया कि बच्चों इसमें R1 का रूल लग रहा है, मैं इस तरह से बोल देता हूँ। R1 का मतलब रियल अकाउंट का फर्स्ट लाइन अट्रैक्ट हो रही है। यदि मैं बोलता हूँ R2 का रूल लग रहा है तो समझो रियल अकाउंट की कौन सी लाइन अट्रैक्ट हो रही है, सेकेंड लाइन। अब आता है बच्चों, इट इंक्लूड्स, रियल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। Real account includes all things which can be touched and seen। रियल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीजें आएंगी जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते, वी कैन सी देम, वी कैन टच देम, ये चीजें आती हैं या जाती हैं, ऐसे हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक। अब ये देखिए, ये सारी चीजें बिजनेस में, और भी कितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एसीज, कोई भी आप न्यूमरस एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप जितने मर्जी सोचते हैं। ये सब चीजें क्या हैं, रियल अकाउंट है। इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन। व्हेन दीज थिंग्स कम इन, वी नो ये कमिंग इन है, और दीज आर गोइंग आउट। यहाँ पर बच्चों एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन क्या है, वो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल हो गया, अलग अलग ऑथर्स ने उसको अलग अलग ट्रीट किया है। जैसे बच्चों एक आइटम आती है गुड्स, देखिए ये जो अभी आपने पीछे लिखा, मैंने जो यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, ये चीजें हम बिजनेस के लिए खरीदते तो हैं, मगर इनमें हम ट्रेडिंग नहीं करते। मतलब जैसे हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी खरीद लिया तो हम इनको बेचते नहीं हैं। अब आप यहाँ बैठे हैं तो अब आप यहाँ देखिए, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है, तो ये तो रियल अकाउंट है। अब मान लीजिए, चलिए आई एम तो बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर, सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो यहाँ कोई जो दुकानदार गुड्स भी बेचता है, अब गुड्स को क्या माने, रियल या नॉमिनल। देखिए लॉजिकली यदि हम सोचें तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, गुड्स रियल अकाउंट है। अगर जो हम सोचें, it can be touched, goods account is a real account, but goods is not recorded as goods। Goods is that item in which we trade। अब गुड्स एक ऐसी आइटम है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इन विच वी ट्रेड, वी बाय एंड सेल गुड्स फॉर डूइंग बिजनेस। मतलब क्या हुआ, अ पर्सन
is a cloth merchant. एक बंदा क्लॉथ का मर्चेंट है. क्लॉथ परचेज्ड, अब देखा जाए तो गुड्स है, बट क्लॉथ सोल्ड. क्लॉथ परचेज एंड क्लॉथ सोल्ड आर हिज मेन बिजनेस एक्टिविटीज. क्लॉथ खरीदा और क्लॉथ बेचा, ये उसकी मेन क्या है बच्चों? बिजनेस एक्टिविटी है. क्लॉथ खरीदा, क्लॉथ बेचा. अब यहां पर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम यदि खाली इफ गुड्स इज रिटन एज गुड्स, इट इज ट्रीटेड एज रियल. इफ गुड्स इज रिटन एज गुड्स, it can be called real account, but exceptionally, its name is changed when we apply accounting process. जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस लगाते हैं तो इसका नाम हम बदल देते हैं. क्या नाम बदलते हैं? गुड्स परचेज्ड इक्वल टू विच अकाउंट? परचेजेस अकाउंट. तो अब इसको बच्चों क्या बोलना है? Nominal account. We will call it what? Nominal account. Goods sold equals to sales account equals to nominal account. ये बच्चों सिर्फ एक्सेप्शनली गुड्स के केस में है. उसका रीजन आप इस बात को समझे. फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फिक्चर्स, लाइवस्टॉक, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें बच्चों रियल अकाउंट है. बिकॉज हम इनको खरीदते हैं, यूज करते हैं बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए. इनको हम असेट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि हम इनको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं खरीदते. हम अपने बिजनेस में प्लांट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो हम मशीन को ही बेचते हैं. अब मान लीजिए किसी कपड़े की दुकान पे जाए, वहाँ एसी फिट हो कूलिंग करने के लिए, ताकि क्लाइंट और कस्टमर्स कंफर्टेबली बैठे, तो क्या आप क्लॉथ मर्चेंट के जाके ये बोलोगे ये एसी कितने का दिया? हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे. तो समझ लीजिए उस बंदे ने अपने बिजनेस शॉप पे एसी परचेज तो किया, मगर सेल करने के लिए परचेज नहीं किया. लेकिन उसने कपड़ा बेचने के लिए रखा हुआ है, तो हम पूछेंगे ये कपड़ा कितने का दिया, ये क्लॉथ का पीस कितने का दिया, ये सूट लेंथ कितने की दिया. तो वो चीज कॉमर्शियल पर्पस के लिए रखी गई है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, तो वो उसको गुड्स बोलते हैं. अब उस गुड्स को रियल अकाउंट लगता है, लॉजिकली भी रियल है, लेकिन उसकी कैटेगरी यहाँ पर बदलकर क्या कर दी गई है? क्योंकि ऐसा है, वो दुकानदार खर्च क्या करेगा? उस गुड्स में पैसा लगाएगा तो उसको एक्सपेंस मान लिया, उसको जब बेचेगा तो उसको इनकम होगी. दैट इज अ पॉइंट. नॉमिनल अकाउंट, और ये इनकम है, सेल्स. अब बच्चों goods bought earlier now returned equal to purchase return. It is income. Or expense reduced. Goods sold earlier now returned to us is called what?
sales return, it is like loss or income reduce। तो मैं अब कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों गुड्स को लेके कि गुड्स परचेस्ड को हमने क्या बोलना है, परचेजेस अकाउंट बोलना है, गुड्स नहीं बोलना है, ये बात आप समझ लें। If goods is written as goods, it can be called real account, but its name is changed when we apply accounting process. Goods is not called goods. In journal entry. Following names are used. And अब जब बच्चों गुड्स के नाम बदल जाएंगे तो आप समझ लीजिए उसको आपने नॉमिनल ट्रीट करना है, गुड्स को रियल ट्रीट। देखिए यदि आपको गुड्स को गुड्स लिखेंगे तो रियल है, अब गुड्स को जब आप परचेजेस और सेल्स लिखेंगे तो नॉमिनल है। और एक्सेप्शन है ये, मतलब जो चीजें आपको लग रहा है रियल अकाउंट है, इट कैन बी टच, इट कैन बी सीन, उनके आने का और जाने का पता लगता है। अब जैसे एक बात सुनिए, यहाँ पर बिजनेस प्रेमिसेस में फर्नीचर जब आया होगा तो बिजनेस के गेट के अंदर फर्नीचर आया तो पता लगा इट हैज कम इन, तो आप रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। जब हमने फर्नीचर बेच दिया तो चला गया तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, इट हैज गॉन आउट। लेकिन गुड्स भले ही देखने में रियल लगे लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में उसको क्या माना गया है, नॉमिनल माना गया है। आगे जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस एंड सेल्स को नॉमिनल मानेंगे। और बच्चों ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो गुड्स है उसका नाम बदल कर लिखा जाएगा। जो गुड्स है गुड्स का नाम बदल दीजिए। गुड्स परचेस्ड को आपने क्या बोलना है, परचेजेस अकाउंट बोलना है और वो नॉमिनल अकाउंट मानना है। और गुड्स सोल्ड को क्या बोलना है, सेल्स बोलना है। और गुड्स बॉट अर्लियर नाउ रिटर्न, जो हमने पहले परचेज किया यदि वो हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। और गुड्स सोल्ड अर्लियर नाउ रिटर्न टू अस, वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। इट इज लाइक लॉस और इनकम रिड्यूस्ड। अब बच्चों ये तो हो गया रियल अकाउंट का जो मैंने आपको बताया। इसके सिवाय अब ये रूल भी मैंने आपको बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ कम टू पर्सनल अकाउंट। Personal account. It includes accounts of natural person like राम, श्याम, हरि, कृष्ण, एक्सेट्रा। ये नेचुरल पर्सन है, राम, श्याम, हरि, राधे, कोई भी मेल फीमेल, आप कोई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यदि आप उनसे डीलिंग कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, like there is some person involved, ये personal account है। Natural person like Ram, Shyam, Hari, Krishna, etc. It also includes accounts of business entities such as Reliance Telecommunication, ONGC account, State Bank of India account, St. Joseph Academy, CJM's account, Vellum School account, Doon School account। अब ये देखिए ये कोई इंसानों के नाम है,
कभी देखा आपने कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला था उससे? कोई नहीं है, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी पर्सनल है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। इसके सिवा एक और कैटेगरी आती है, पर्सनल अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब जैसे आपने सैलरी देनी है हरि को, अब आपने सैलरी तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, अभी आगे बताऊंगा नॉमिनल क्या है। हरि क्या है? हरि कोई पर्सन है, तो आप हरि की जगह क्या लिख सकते हो? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हरि को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीपेड रेंट, accrued income, unaccrued income। ये जो हैं इनको हम बोलते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अब है बच्चों एग्जाम्पल इसका, सैलरी इज पेबल टू हरि। तो सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, अभी मैं बताऊंगा नॉमिनल अकाउंट क्या है। हरि इज पर्सनल, इन प्लेस ऑफ हरि वी में यूज आउटस्टैंडिंग सैलरी। हरि की जगह पे हम बच्चों प्रयोग कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसलिए हरि की जगह कौन आ गया? इन प्लेस ऑफ हरि वी मे यूज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ये बच्चों हो गया पर्सनल अकाउंट। अब आप देखिए पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको बच्चों मैं बोल देता हूं P1, इसको मैं बोल देता हूं P2। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये दो लाइन्स हैं। P इज पर्सनल, 1 इज द फर्स्ट लाइन, 2 इज द सेकेंड लाइन। अब है बच्चों तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब एक बात और समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट के और क्या एग्जांपल है। Personal account include capital account, drawings account, debtors account, bank account, creditors account, bank loan account, outstanding expense, outstanding income, prepaid expense, prepaid income, pre-receipt, pre-receipt income, ये सब बच्चों किसके एग्जांपल्स हैं? पर्सनल अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक,
BR, BP। BR क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये भी अभी आपको सीखने को मिलेगा। पेबल अकाउंट एक्सेट्रा, और भी लिस्ट हो सकती है। जैसे अभी पहले एक नॉमिनल अकाउंट भी सीख लीजिए, फिर मैं और लिस्ट बताऊंगा। अकाउंट टू द नॉमिनल अकाउंट। इट इंक्लूड्स, पहले इसका रूल लिख लीजिए। डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इसको हम बोल देते हैं बच्चों N1, इसको हम बोल देते हैं N2। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। अब आता है बच्चों, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू रन the business smoothly। अब बच्चों ये कंफ्यूजन होता है, देखिए कि एक्सपेंसेस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब बिजनेस का। टेलीफोन बिल, सैलरी टू स्टाफ, लाइटिंग, चलिए वो इलेक्ट्रिसिटी में ही आ गया। रिपेयर, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, बच्चों मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, इतने एक्सपेंडिचर्स की। आप सोचिए कौन कितने खर्चे होते हैं बिजनेस के। अब एक सवाल यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल क्या है। देखिए, यदि आपने मनी स्पेंड किया और कुछ ऐसी चीज विजिबल आई बिजनेस में जिसको आप लेटर ऑन कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो रियल है। आपने मनी स्पेंड किया, फर्नीचर आ गया, ये रियल है। और आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा। अब आप बताइए, एक आपने मनी स्पेंड करके फर्नीचर खरीदा और एक दूसरी बार मनी जो पे किया उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। आप फर्नीचर को बेच सकते हैं या नहीं? बेच सकते हैं। तो ये जो फर्नीचर है रियल है, क्योंकि वो वापस बिक सकता है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो अभी भी उसमें कैश में कन्वर्टिबिलिटी की गुंजाइश है। और यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया तो क्या आप उसे कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल को बेच सकते हैं दोबारा? इलेक्ट्रिसिटी बिल को कोई कहेगा यार कैसी बात कर रहे हो, तो यही तो मैं फील कराना चाह रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिसिटी बिल वंस इनकर्ड, आप उसे वापस कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टेलीफोन बिल वंस पेड इज पेड, और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर चार्जेस, क्लीनिंग, रिपेयर, सैलरी टू स्टाफ। हम अपने बिजनेस प्रेमिसेस में आते हैं, स्टाफ को सैलरी हर महीने मिलती है, लाइट जलती है, पानी हमें मिल रहा है, वाटर कनेक्शन है, सफाई वाला सफाई कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्यों है ये? वाई आर दे वर्किंग फॉर अस? बिकॉज वी हैव पेड देम मनी एवरी मंथ। ये एक्सपेंसेस हैं। हर खर्चे को करने से कोई एसेट बने ये जरूरी नहीं है। कभी हम 5,000 रुपये खर्च करके कोई चीज ले आते हैं जो यूज करते हैं कई कई ईयर्स तक। कभी हम 5,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल में दे देते हैं, तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अब गर्मियों में आप कैसे बैठेंगे बिना पंखे, बिना एसी के? और फर्नीचर भी जरूरी है। तो फर्नीचर
कैन बी टच्ड, कैन बी सीन, कैन बी सोल्ड। कुछ तो फैच करेगा वो, कुछ में तो बिकेगा, तो वो रियल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर चार्जेस, सर्विस टू स्टाफ, प्रिंटिंग, ये सब चीजें कभी भी ये इनकर्ड होती रहेंगी मगर कैश में कन्वर्ट। तो जो खर्चे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम इनकर्ड करते हैं स्मूथ ऑपरेशन के लिए, वो नॉमिनल है, और जिनसे कोई एसेट का फॉर्मेशन नहीं होता। बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी वो रियल है, मगर गाड़ी में जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो नॉमिनल है। एयर कंडीशन खरीदा बिजनेस के लिए, ये रियल है, मगर एसी में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो नॉमिनल है। हम स्मूथली बिजनेस करते हैं उसके लिए हमें बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, और तभी हम अपना काम, बिजनेस प्रोसेस को इजीली कर पाते हैं। वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो हम इनकर्ड कर रहे हैं वो सब नॉमिनल माने जाएंगे। अब बच्चों इनकम्स क्या है, पहले लॉसेस भी लिख देता हूं। Loss of goods by theft, loss of goods by fire, etc. ये लॉसेस के एग्जाम्पल है। बैड डेट्स, ये लॉसेस हैं, ये भी डेबिट होते हैं। अब इनकम्स क्या हैं, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब बच्चों कोई गोडाउन है हमारे पास बिजनेस का, हमने वो गोडाउन किराए पे दे दिया, तो वो जो गोडाउन को किराए पे दिया, जो किराया मिल रहा है वो इनकम है। गोडाउन बेचा नहीं, किराए पर दिया। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, बैंक में जमा कर दिया, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने कुछ किसी को माल बेचा, किसी कोई एजेंसी है, हमने उस पर माल सेल किया, हमें कमीशन मिल रहा है, ये इनकम्स हैं। और सेल्स को भी क्या मान लिया जाता है आगे, इनकम ही मान लिया जाता है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स में जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको भी इनकम बोल देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा, ये सब इनकम्स के एग्जांपल हैं। एक्सपेंस का उल्टा, एक्सपेंस तो आपकी पॉकेट से मनी जाता है, इनकम्स में मनी आता है, उससे हमारी वही तो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो उसको N2 नॉमिनल का सेकंड रूल लेते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और जो एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं। फिर आता है बच्चों प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट्स हैं। जैसे कोई असेट्स है हमारे पास 40,000 की, हमने उसे 45 में बेचा, तो 40,000 से ऊपर 5 हमें और मिल गए, तो ये 5,000 हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। इसको भी N2 बोलते हैं। N2 मतलब ये बच्चों मैंने कोड बना रखा है, मतलब क्योंकि मैं आपको रूल बताता हूँ ना। देखिए रूल ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमने डेबिट करना है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये बच्चों अब हमारी
3 अकाउंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम इस तरीके से इन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। अब एक और चीज़ है बच्चों, एक और अकाउंट, एक और रूल यहाँ पर लगता है। ये रूल है सेपरेट एंटिटी का। all journal entries are made in the books of business. In the books of, ये जो सारी जर्नल एंट्रीज हम किसकी बुक्स में बनाते हैं बच्चों? इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। Business is treated as a separate entity from the proprietor. अब ये बहुत अजीब लगेगा कि प्रोपराइटर को भी एक बाहर वाला माना गया है, ऑनर है वो मगर बिजनेस से अलग है। प्रोपराइटर brings money to start his business from own resources। जो प्रोपराइटर मनी लाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने रिसोर्सेज से, इट इज कॉल्ड कैपिटल। जो प्रोपराइटर बिजनेस में मनी लाता है अपने रिसोर्सेज से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। व्हेन प्रोपराइटर withdraws money for personal purposes, it is called drawings। और बच्चों ये सारी एंट्रीज जो है बिजनेस की बुक्स में बन रही है, प्रोपराइटर की बुक्स नहीं है। ये लिखते तो हम बुक्स ऑफ प्रोपराइटर, लेकिन वो प्रोपराइटर्स बिजनेस है, ये सेपरेट एंटिटी है। मतलब बिजनेस को ये माना गया है। अब एक एग्जांपल ऐसे सोचिए, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो कोई इंसान है, वो अपनी बुक्स बनाएगा ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेपरेट एंटिटी है। सेंट जोसेफ एकेडमी है तो सेंट जोसेफ एकेडमी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। इसी तरह से जो बिजनेस है, मान लीजिए सारे तो इतने फेमस बिजनेस नहीं होते ना। अब किसी की कपड़े की दुकान है तो वो जो शॉप है, वो जो उसका बिजनेस है, वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन मान लीजिए उसको। जब स्टेट बैंक को आप एक पर्सन मानकर ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके कपड़े के बिजनेस को भी एक सेपरेट बिजनेस मानिए। तो आप उस क्लॉथ बिजनेस की जर्नल एंट्रीज करेंगे, भले ही वो जो क्लॉथ बिजनेस है ओन्ड बाय हरी हो। अब हरी ऑनर है तो अब लिखेंगे बुक्स ऑफ हरी, लेकिन वो हरी की बुक्स नहीं है, हरी के बिजनेस की बुक्स हैं। ध्यान से बिठाइए अपनी माइंड में जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये हरी के बिजनेस की बुक्स हैं, हरी की बुक्स नहीं है। अब बच्चों जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे? देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। मैं एक तरफ बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखूंगा और साथ साथ जर्नल एंट्रीज करूंगा। अब देखिए आप बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। हरी स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹5 lakhs as कैश। ये पहली ट्रांजैक्शन है। गुड्स बॉट फॉर ₹5
1 लाख। फर्नीचर बॉट, गुड्स सोल्ड रुपीज 2 लाख। wages paid rupees 16,000। goods bought from X, goods bought from X 60,000। goods sold to Y 70,000। अब आप देखिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। income from rent, रेंट रिसीव्ड हुआ उसको। अब देखिए बच्चों, हरी स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹5 लाख एज कैश। अब इसकी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है। जनरल एंट्रीज को हम इस तरह से करते हैं, डेट आती है इस तरह से, ये अमाउंट डेबिट, और यहां आता है बच्चों अमाउंट क्रेडिट। यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है, वी कॉल इट लेजर फॉलोइंग। अब सबसे पहली एंट्री ये हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहां पे आ जाएगा, नरेशन बोलते हैं इसको, कैपिटल ब्रॉट इन। ये तरीका है जनरल एंट्री का। अब बच्चों आपने ये कैसे डिसाइड हो गया, यहाँ कैश आएगा, ये कैपिटल, मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट, वही आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो हरी कैपिटल लाया, पहली बात तो ये जनरल एंट्रीज किसकी बुक्स में हो रही हैं? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ होम हरी। लेकिन ये बच्चों हरी नहीं है, हरी का बिजनेस है, लिखते ऐसे ही हैं, बट माइंड में क्या लेके चलिए, हरी इज बिजनेस है। अब आप मुझे बताइए, कैपिटल ब्रॉट इन है, दो अकाउंट को पहचानिए। इस जनरल एंट्री में यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स। व्हाट आर दोज 2 अकाउंट्स? जैसे एक कैश और एक हरी। सोचिए ना, बिजनेस में जब कैश आएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस में कैश आया और हरी इज अ ऑनर, तो कैश का नेचर क्या है? रियल। हरी का नेचर क्या है? पर्सनल। और एक बात और ध्यान रखिए, प्रोप्राइटर के नाम को बिजनेस में यूज नहीं करते बुक्स में। हरी की बुक्स में हरी का नाम नहीं आएगा। लिखना चाहे लिख सकते, लेकिन थोड़ा कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, तो हरी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल। अब आप बताइए, कैश और पर्सनल अकाउंट ये दो हैं,
कैश है, तो इधर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैपिटल पर्सनल है। तो कैश में आप रियल अकाउंट की दोनों लाइनें बोलिए, ये जो दो लाइन्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सी लाइन अट्रैक्ट हो रही है, R1 पहली वाली कमिंग इन है। और हरी कौन हो गया, गिवर। कौन सी लाइन लग रही है, P2। एक 1 लग रही है और दूसरी 2। क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी थी, डेबिट के सामने डेबिट लिख दीजिए, क्रेडिट के सामने क्रेडिट। फिर से देखिए, आपने पहले हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट को पहचानना है। प्रोपराइटर बिजनेस में कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल को कैपिटल बोलेंगे। पर्सनल अकाउंट है, प्रोपराइटर के नाम की जगह कैपिटल लिखेंगे, वो गिवर है। और इधर लिखेंगे कैश, कैश मतलब रियल अकाउंट है। तो अब बताइए, कैश जब आपके माइंड में आ गया ये रियल अकाउंट है, तो आप दोनों लाइंस बोलिए रियल वाली जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश में कौन सी लाइन अट्रैक्ट हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या रूल लगा, R1। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये नहीं लग रही है, क्योंकि कैश इज कमिंग इन टू बिजनेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन की लाइन लग गई। फिर पर्सनल अकाउंट की दोनों लाइन लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, हरी इज द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरी गिवर है। तो अब देखिए इस वाले हमारे क्वेश्चन में एक तो ये लाइन लग गई रियल अकाउंट की, कैश कमिंग इन, और हरी को लेकर हरी की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल। हरी प्रोप्राइटर के नाम को बदलना पड़ता है। यदि वो पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं, अभी मैंने पहले लिखा भी था। और यदि वो बिजनेस में पैसा ला रहा है तो कैपिटल बोलते हैं। तो हरी है, माइंड में हरी सोच के चलिए, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। तो एक हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, R1 कैश में लग गया, और गिवर P2 पर्सनल अकाउंट कैपिटल में लग गया। अब आता था अगली एंट्री, क्या थी बच्चों, गुड्स बॉट फॉर 1 लाख। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स बॉट फॉर ₹1 लाख। अब देखिए आप यहां पर बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था गुड्स बॉट फॉर 1 लाख। परचेजेस, ये अगली एंट्री को मैं एनालाइज कर रहा हूं, और कैश। एक्चुअली ये गुड्स बॉट है तो गुड्स लिखेंगे, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते, तो गुड्स को काट के क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो इसको N1 बोलेंगे, परचेजेस को खर्चा मानना है। आप रियल भी सोचेंगे तो R1 हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट आई हैव रिक्वेस्टेड, जब आपने नाम बदल दिया तो उसकी कैटेगरी भी बदल दो। परचेजेस को नॉमिनल N1 बोलिए, कैश इज व्हाट R2। अब मतलब क्या हुआ, बिजनेस में गुड्स आया और कैश गया, तो या तो आप लिखोगे गुड्स डेबिट टू कैश। यदि गुड्स लिखना है तो रियल अकाउंट बोलोगे, लेकिन हम गुड्स को गुड्स तो बोलते नहीं है, तो इसलिए नाम क्या बदल दिया, परचेजेस। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया बच्चों, गुड्स को लेके कंट्रोवर्सी है, लेकिन आगे जाके बेटर है परचेजेस को नॉमिनल मानिए। एक्सेप्शन हो गया, इट इज रियल लॉजिकली, बट यू हैव टू ट्रीट इट। जैसे बच्चों कई बार हम पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस नहीं होते लॉ के, कुछ रूल्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, कोई और चीज पढ़ते हैं, फिर हम बोलते हैं ये एक्सेप्शन है, यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे ही आप गुड्स को मान लीजिए, गुड्स वैसे देखा जाए तो रियल है, मगर एक्सेप्शनली हमने उसको क्या बना दिया, नॉमिनल। परचेजेस और कैश, तो परचेजेस क्या है N1, कैश क्या है R2, कैश इज गोइंग आउट। तो अब बाई चांस देखिए परचेजेस में N1 लग रहा है और कैश में R2, तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, गुड्स बॉट। क्लियर। फिर आगे
थर्ड, गुड्स बॉट हो गया 1 लाख का, फर्नीचर बॉट 50,000 का। ये देखिए बच्चों, थर्ड जो है फर्नीचर और कैश। अब आप बताइए, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? फर्नीचर और कैश। कैश पॉकेट से गया और क्या आया बिजनेस में? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर क्या है? रियल। कैश भी क्या है? रियल। अब बताइए, अब जब आपने पहचान लिया कि दोनों रियल हैं, तो रियल की दोनों लाइंस बोलिए फर्नीचर के लिए। अब आपके माइंड में लाइन आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप मुझे बताइए फर्नीचर पे कौन सी वाली लाइन अट्रैक्ट हो रही है? बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? फर्नीचर, तो 1 लगा दीजिए। क्या जा रहा है बाहर? कैश, तो 2 लगा दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर में क्या रूल लग गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ऊपर भी एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, जैसे आपने कैश टू कैपिटल लिखा था, प्रोपराइटर बिजनेस में क्या लाया था? प्रोपराइटर बिजनेस में कैश लाया था। तो हमने पहले, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, अभी क्योंकि शुरू ही किया मैंने, तो आपको इसको तरीके को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश एंड कैपिटल, तो कैश और हरी था, हरी की जगह क्या यूज करना है? कैपिटल। अब आपने पहचान लिया कैश इज ब्रॉट इन बाय हरी। मैं पहली एंट्री को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। कैश ब्रॉट इन बाय हरी, हरी इज द प्रोपराइटर। तो कैश, आपने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, कैश और हरी। अब आपने कैश का नेचर डिसाइड किया क्या है? रियल। हरी इंसान का नाम है तो पर्सनल है। अब पहले आप रियल की दोनों लाइनें बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट इन द बिजनेस, कमिंग इन। तो ये लग गया R1। कैश क्या है? कमिंग इन। पर्सनल अकाउंट में हरी कौन है? रिसीवर या गिवर? हरी कौन है? गिवर है, P2। तो P2 है, गिवर है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप ये बात समझ लीजिए, ये जो 6 लाइंस हैं आपके माइंड में चलती रहे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 6 लाइंस माइंड में रन करेगी। जैसे ही आप जनरल एंट्री में उन दो अकाउंट्स को पहचानेंगे, फिर आप अप्रोप्रिएट लाइन लगाएंगे। 6 तो लाइंस हैं बच्चों सिर्फ सब, और एक जनरल एंट्री में 2 यूज होंगी। एक डेबिट होगा तो दूसरा, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पहचान लिया कैश और हरी, तो कैश में R का 1 लग रहा है, तो हरी में P है, हरी पर्सनल है तो 2 लगेगा। 2 1 कभी नहीं लगेंगे। ये और इजी है। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त मैंने बोला कि बच्चे तुम बताओ क्या रूल लगे, तो उसने बहुत ही ऐसा, उसने कहा सर मैं तो एक ही रूल लगाता हूँ, दूसरे में ऑलवेज यदि एक में 1 लगा तो दूसरे में 2 लगता है। ऑल्दो ये रिस्की है, लेकिन फिर भी उसने गलत नहीं कहा। उसने कहा जब एक में 1 लगा तो दूसरे में 2 ही लगेगा ना, क्योंकि 2 डेबिट नहीं हो सकते। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। आप देखिए ये जो एंट्रीज मैंने यहाँ बनाई, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है, परचेजेस डेबिट है, कैश क्रेडिट है। तो परचेजेस में 1 लग रहा है, N का 1 रूल लग रहा है, तो कैश में क्या लग रहा है बच्चों? R का 2 लग रहा है। R मतलब रियल का सेकंड रूल लग रहा है। और कैश टू कैपिटल में कैश में लग रहा है रियल का फर्स्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल में लग रहा है क्रेडिट द गिवर। तो एक में 1 लग रहा है, दूसरे में 2 लग रहा है। फिर इधर आगे फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर। अब कई बार बच्चों एक और चीज यहां पर, फर्नीचर में क्या लग रहा है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश में क्या लग रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर में बाय चांस फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है, तो कौन सा रूल लगे? दोनों में रियल के रूल लगे। तो ये कभी कभी हो जाता है कि दोनों रियल के लग जाए, कॉम्बिनेशन बनेगा, एक रियल एक पर्सनल, या एक रियल दूसरा नॉमिनल। ऐसे एंट्री में 2 एस्पेक्ट हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। यही डबल एंट्री सिस्टम है। और सबसे मेन काम है, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, ये चीज प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छी ग्रिप आएगी। जी अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूड है उसे पूरा करते हैं। पहले गुड्स सोल्ड 2 lakhs,
गुड सोल्ड 2 लाख है। अब यहां देखिए, गुड्स जब बेचेंगे कैश आएगा और गुड्स आएगा। गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, क्या लिखना है? सेल्स। सेल्स नॉमिनल होता है, कैश रियल होता है। अब मुझे बताइए बच्चों, नॉमिनल में कैश में कौन सा रूल लग रहा है? डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश कम्स इन ना, तो क्या होगा? डेबिट। इसको मैं बोल देता हूं R1। नॉमिनल में N लग रहा है, 2 लग रहा है, क्योंकि सेल्स इज व्हाट? इनकम। और यदि गुड्स को रियल कुछ टीचर्स सिखाते हैं तो गुड्स रियल है तो गोज आउट है, इसलिए वो भी क्रेडिट होगा, लेकिन नॉमिनल बोलना है हमने इसको। सेल्स N2, कैश में लगा कमिंग इन डेबिट। सेल्स नॉमिनल है तो नॉमिनल के रूल्स बोलने पड़ेंगे, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। एक बिजनेसमैन को जब गुड्स सोल्ड होगा तो वो इनकम माना जाएगा। क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों एक बात मैं और बता दूं आपको कि मैं डेबिट को क्या लिखता हूं। ये प्रैक्टिस में क्या सभी ऐसे ही लिखते हैं, और क्रेडिट को मैं लिखता हूं क्रेडिट CR डॉट। अकाउंट को बच्चों हम लिखते हैं A/C। ये आपको ध्यान रखना। और R I राइट वैसे रियल के लिए, P I राइट फॉर व्हाट? पर्सनल के लिए, और N I राइट इन कोडिफाइड लैंग्वेज में नॉमिनल के लिए। ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, मगर ये तो ऑफिशियली भी अलाउड है जी। अब बच्चों हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड 2 lakhs। ये डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। अब बच्चों वही अभी एंट्रीज आ गई। वेजेस पेड। अब देखिए बच्चों, अभी मैं आपको सिखा रहा था नॉमिनल अकाउंट। जब आप वर्कर्स को वेजेस देंगे, अब वेजेस को पहचानिए। वेजेस और कैसे पे करेंगे? कैश। कैश क्या है? रियल। जब पे करेंगे तो क्या होगा? गोज आउट, तो क्या होगा? क्रेडिट। वेजेस क्या है बच्चों? नॉमिनल। नॉमिनल में वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट होगा। ऐसे करना है। क्या एंट्री बनी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 16,000। ये डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने, ये डेबिट कॉलम है पहला। दूसरा क्रेडिट की क्रेडिट के सामने, अपने अपने सामने। अब वेजेस पेड करेंगे तो कैश ही करेंगे ना बच्चों। अब जो एक्चुअली एंट्री का सीरियल नंबर है उसी को मैंने डेट मान लिया। गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स लिखा है। गुड्स बॉट क्या बन गया ये बच्चों? परचेजेस। क्या है? नॉमिनल। और परचेजेस को क्या मानना है? एक्सपेंस। फ्रॉम एक्स कौन है? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट और एक्स कौन है? गिवर है। अब जब नाम दिया है तो समझिए कैश नहीं खरीदा, या तो लिख देते फॉर कैश, तो फिर एक्स के नाम की जरूरत नहीं थी। अब उन्होंने लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये उधार खरीदा। अब गुड्स बॉट इज परचेजेस अकाउंट, नॉमिनल बोलते हैं परचेजेस को, और एक्सपेंस मानना है। और पर्सनल अकाउंट में एक्स इज अ गिवर, तो अब जो गिवर है वो क्या होगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। तो अब ये एंट्री क्या बनी हमारी बच्चों? परचेजेस अकाउंट डेबिट 2x अकाउंट।
फ्रॉम एक्स 60,000 का, यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट 60,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स लिखा है और लिखा होता गुड्स बॉट, आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते कैश खरीदा। अब लिखा है गुड्स बॉट फ्रॉम एक्स, तो उधार है ये, ऑन क्रेडिट है। फिर आता है गुड्स सोल्ड टू वाई, अगेन ये वही है बच्चों, गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई एंड गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स। वाई है और गुड्स सोल्ड है, तो गुड्स सोल्ड क्या है बच्चों, सेल्स है। सेल्स है तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। वाई कौन है, रिसीवर है, और वाई बंदे का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। वाई इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $70,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम जब मिलेगी कैश होगा और रेंट होगा। रेंट इज इनकम नॉमिनल, तो क्या होगी इनकम, क्रेडिट। कैश इज रियल कमिंग इन, क्या होगा, डेबिट। कैश इनकम है, कमिंग इन है, तो क्या होगी, डेबिट होगी। सॉरी, कैश इज रियल कमिंग इन, डेबिट होगा। रेंट इनकम है, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट रिसीव्ड 7,000। अब बच्चों उसके बाद आप चाहें तो ये जैसे क्वेश्चन खत्म हो गया, डेबिट का टोटल कर दीजिए, क्रेडिट का कर दीजिए। ऑल्दो ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि दोनों तरफ तो हमने बराबर अमाउंट लिखे है, तो वो टोटल सेम ही आ जाएगा। ये हो गया बच्चों जो जनरल एंट्रीज हैं बेसिकली, ऑल्दो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे कुछ और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बच्चों में प्रैक्टिस करा रहा हूं जी। Goods bought from Mohan for cash। अब देखिए इसमें बच्चों में एनालाइज, ये एंट्री है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो ट्रांजैक्शन हो गई, ऐसे तो लिखना ही, आप समझ लीजिए। अब बच्चों सबसे पहले आप पहचानिए इसमें दो अकाउंट क्या है, गुड्स, और इधर मोहन नहीं लिखेंगे आप, कैश। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, देखिए बच्चों मोहन से खरीदा, लेकिन फॉर के आगे क्या लिखा है, नगद खरीदा, तो अब मोहन के नाम की जरूरत नहीं है। जब गुड्स को हम नगद खरीदते हैं तो पर्सन का नेम भले ही दिया हो, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। गुड्स, और गुड्स को क्या लिखना है, परचेजेस। परचेजेस को हम बिजनेस में एक्सेप्शनली क्या मानते हैं, एक्सपेंस, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। और कैश क्या हो गया बच्चों, रियल हो गया। कैश गोज आउट है,
तो क्या हो जाएगा E2 रियल R2 और परचेजेस में लग जाएगा N1 क्योंकि एक्सपेंस है नॉमिनल है तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब देखिए ये एंट्री बनी इधर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस की बुक्स में जिसका भी बिजनेस है उसने गुड्स खरीदा तो अब ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन है तो मोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि फॉर कैश लिखा है। अब है गुड्स सोल्ड टू सन फॉर कैश। अब देखिए एक तो कैश आएगा और दूसरा क्या आएगा सेल्स। गुड्स सोल्ड में सेल्स लिखते हैं बच्चों तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश है सन को बेचा सन पर्सन का नाम है लेकिन नहीं आया क्यों जब नगद है फॉर कैश है ना जी कैश इज रियल कम्स इन क्या कर दो डेबिट तो R1 लग गया सेल्स नॉमिनल है इनकम है N2 लग जाएगा इनकम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। तो अब एंट्री क्या बनी बच्चों ये देखिए एंट्री ऐसे बनेगी या नरेशन आ जाती है। अब है wages paid to राम 700। अब वेजेस है और कैश है पेड है ना बच्चों कैश पेड हो रही है राम की जरूरत नहीं है। क्या करना आपको उसका नाम आप किसी दुकान पे जाते हैं जब आप वहां पर जाते हैं और पैसा देकर कोई सामान खरीदते हैं वो आपका नाम पूछा आपको अजीब नहीं लगेगा आप उसे बोलेंगे सर पैसे ले लीजिए सामान दे दीजिए। वो वैसे पर्सनली पूछ रहे लेकिन उसको नाम पूछने की नेसेसिटी नहीं है। आप किसी शॉप पे जाइए कोई स्टेशनरी का सामान मांगिए और पैसे आपके हाथ में है क्या वो पूछेगा बेटा नाम बताओ पहले आपको अजीब नहीं लगेगा। तो नाम की जरूरत क्या है जब कैश ट्रांजेक्शन हो रही है पर्सन के नेम की जरूरत नहीं है। दे भी रखा हो तो इग्नोर कीजिए। वेजेस एंड कैश है वेजेस हो गया नॉमिनल का 1 रूल कैश हो गया R2 गोज आउट है कैश और N1 में एक्सपेंस है वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। तो अब क्या एंट्री होगी इधर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। अब बच्चे एक और चीज बतानी थी क्रेडिट भी लिखने की जरूरत नहीं होती जी। ये जितनी जनरल एंट्रीज है जहां हम देखिए मैंने क्रेडिट लिखना छोड़ दिया था यस कैश अकाउंट डेबिट उस शुरू में मैंने लिखा बाद में मैंने नहीं लिखा। नॉर्मली मतलब डेबिट के साथ डेबिट लिखना है क्रेडिट के साथ क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है खाली डेबिट वर्ड से ही काम चल जाएगा क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्रेडिट अब क्योंकि डेबिट के साथ डेबिट लिखना है बस। अब ये है गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब यहां देखिए बच्चों फॉर कैश नहीं लिखा है। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें मोहन की और कैश की क्योंकि अब यहां पर क्या है फॉर कैश वर्ड यूज नहीं किया। अब मोहन क्या है पर्सनल अकाउंट है कैश क्या है रियल है रियल में गोज आउट है कैश तो R2 लग जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट P का 1 लगेगा डेबिट होगा क्या पर्सनल अकाउंट है और मोहन कौन है रिसीवर है। अब कैश क्यों नहीं आया मोहन 70,000
मोहन की जगह सेल्स, कैश की जगह सेल्स आएगा, आई एम सॉरी चिल्ड्रन। मोहन और सेल्स, सेल्स नॉमिनल हो जाएगा, N2 इनकम। सेल्स जब माल बिकेगा तो बच्चों यही तो ट्रेडर की इनकम है, और जब खरीदेगा तो खर्चा है, तो परचेजेस को एक्सपेंस मानिए नॉमिनल, और सेल्स को इनकम मानिए। अब देखिए मोहन और सेल्स हो गया, मोहन डेबिट टू व्हाट, सेल्स। अब है proprietor has withdrawn for personal use ₹750। अब बच्चों मैंने अभी बताया था शुरू में, प्रोपराइटर जब पैसा लाए तो कैपिटल बोला जाता है, और जब वो पैसा निकाले तो हम उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ए प्रोपराइटर ब्रिंग्स इन कैश, वी कॉल इट कैश एंड कैपिटल, कैश टू कैपिटल। जब वो पैसा निकाले तो वी कॉल इट ड्रॉइंग्स टू कैश। दोनों ही सिचुएशन में हम प्रोपराइटर का नाम बुक्स में यूज नहीं करते। दो सिचुएशंस है, दोनों ही सिचुएशन में हम प्रोपराइटर का नाम यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए ड्रॉइंग्स आएगा प्रोपराइटर के नाम की जगह, P1 कौन है वो, रिसीवर, और दूसरा क्या है कैश, R2 कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। यहां पे क्या एंट्री आ जाएगी बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश। ये एंट्रीज आ रही है राइट साइड में। अब बच्चों यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है कंपाउंड एंट्री। ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं शुरू में ही बताना चाहता हूं। क्या होता है जब आप कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें दो एक ही डेट में एक ही अकाउंट सेम डे 2 बार या 3 बार डेबिट हो रहा हो, तो आप एक ही बार उसको कॉमन तरीके से डेबिट कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या है, व्हेन डेट ऑफ 2 और more transaction is same and in all journal entries anyone account is commonly debited in all, यहाँ ऊपर लिख दिया in all, debited or credited, then in place of passing many entries separately, we may also make one compound entry. Example, 15th January wages paid, 15th January salaries paid, 15th January रेंट पेड। अब मुझे बताइए बच्चों, 3 एंट्रीज 15 तारीख को 3 एंट्रीज होंगी, वेजेस पेड, सैलरीज पेड, रेंट पेड। क्या एंट्री होगी, 15 जनवरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
15th कोई अगेन सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिफ्टीन कोई बच्चों अगली रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप मुझे बताइए, आपने एक ही डेट में 3 एंट्रीज करी, वेजेस टू कैश, सैलरीज टू कैश, रेंट टू कैश, क्या सेम है? डेट सेम है, 15th 15th 15th, टू कैश टू कैश टू कैश, तीनों में सेम है। अब क्या कर सकते हैं आप? इन प्लेस ऑफ अबव 3 वी मे पास one compound entry as both the conditions are satisfied. वेजेस अकाउंट डेबिट, ये बच्चों कंपाउंड एंट्री हो रही है। सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक ही बार लिख दिया। ये बच्चों हमारे कंपाउंड एंट्री, यहाँ नरेशन आ जाएगी वेजेस, सैलरीज एंड रेंट पेड। ये कंपाउंड एंट्री है। अब इसी में बच्चों एक डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट आता है। गुड्स सोल्ड टू प्रकाश 7,000। अब देखिए बच्चों, कुछ उधार है ये, क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा। प्रकाश कौन है? पर्सनल अकाउंट 1, क्योंकि पर्सनल का प्रकाश कौन है? रिसीवर। सेल्स अकाउंट, इनकम है, मेन बिजनेस में सेल्स का ही काम है, तो इनकम है सेल्स, और ये सेल्स हो गई इनकम, तो ये हो गया बच्चों क्या? N2 हो गया ना सेल्स, तो क्या एंट्री होगी? प्रकाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर इसके बाद आता है बच्चों अगली एंट्री, प्रकाश पेड अस 6,500 in full settlement. Discount allowed. आप खुद सोचिए बच्चों, प्रकाश ने हमने प्रकाश को कितने का गुड सेल किया था? 7,000 का। तो प्रकाश ने हमको 6,500 कैश दे दिए। कितना डिफरेंस है? 500 है जो प्रकाश ने अभी हमको पे करना है। प्रकाश पेड अस 6,500 इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड 500। अब देखिए इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश 6,500, डिस्काउंट अलाउड 500 एंड प्रकाश। प्रकाश बच्चों पर्सनल अकाउंट है, कौन है? गिवर है। क्या होगा? P2। क्या होगा? P2 क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट होगा, इज द गिवर। अब कैश क्या है? रियल का 1 रूल लगेगा, कम्स इन, कमिंग इन है ना। डिस्काउंट अलाउड क्या है? नॉमिनल N1, लॉस है, एक्सपेंस है,
एक पर्सन से आपने 7,000 लेने हैं, कितने अलाउ कर दिए? 6,500 लेकर आपने उससे माफ कर दिए, 500 वेव कर दिए, जा छोड़ 500 नहीं दे। तो ये 500 हमारे लिए तो लॉस है, बिजनेसमैन के लिए। तो अब इसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 6,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, R1 N1 टू प्रकाश, P2 गिवर। या दो एंट्रीज कर दीजिए अलग अलग, कैश टू प्रकाश, डिस्काउंट अलाउड टू प्रकाश, लेकिन कंपाउंड एंट्री हम प्रेफर करते हैं, कंपाउंड कर दीजिए। इसी तरह से बच्चों गुड्स बॉट फ्रॉम मून 10,000, ये पहली एंट्री है। क्या एंट्री होगी आप बताइए? एक तो परचेजेस है और एक मून है। परचेजेस हो गया N1 क्योंकि एक्सपेंस है, N1 है, परचेजेस एक्सपेंस है। मून क्या है? P2। मून कौन है? गिवर, तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। परचेजेस टू मून, गुड्स बॉट। अब बच्चों we paid 9,800 in full settlement. We paid 9,800 to Moon in full settlement. जब full settlement लिखा है तो समझो जो छोटा सा डिफरेंस रह गया वो अब और देने की जरूरत नहीं है। यदि फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो जो छोटा मोटा डिफरेंस है वो अब और देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप, मून P1 कौन है? रिसीवर। कैश R2 गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड N2 इनकम। कैसे? फिर से समझिए, आपने मून को पैसे दिए, मून रिसीवर है या गिवर? रिसीवर है, तो मून को डेबिट करिए ना। मून डेबिट 10,000, P1 हो गया। कैश दे रहे हैं ना आप उसको, तो कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? गोइंग आउट है R2, कैश इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट है R, रियल टू व्हाट? डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, प्रॉफिट N2, कंपाउंड एंट्री होगी। आप अलग अलग दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, मून टू कैश, मून टू डिस्काउंट। अब एक और बच्चों, पेड सैलरीज टू कविता। अब आप मुझे बताइए, सैलरीज है और कैश है। कविता के नाम की जरूरत नहीं है, कविता स्टाफ मेंबर है, आप उसे सैलरीज पे कर रहे हैं, सैलरीज और कैश आएगा। नॉमिनल अकाउंट जब कैश में पेड होता है तो पर्सन के नाम की जरूरत नहीं होती। तो सैलरीज नॉमिनल है, N1 एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, R2 है, क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरीज डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक बच्चों और बात बतानी थी। कई बार स्टूडेंट्स मैंने देखा एक और कॉमन गलती करते हैं, जैसे परचेज गुड्स और परचेज फर्नीचर, दोनों में परचेजेस लिख देते हैं।
ध्यान से सोचिए, गुड्स हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदते हैं, हम उसे सेल कर सकते हैं, उसके लिए आप परचेजेस लिखेंगे। और फर्नीचर हम अपने बिजनेस में खुद यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, क्लाइंट्स के लिए खरीदते हैं, लेकिन हम उसको सेल के लिए नहीं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आप किसी के यहाँ पे जाएं, फर्नीचर वहाँ बैठने के लिए वो आपको चेयर ऑफर करे बिजनेस प्रमाइसेस में, तो क्या आप उसको बोलेंगे ये चेयर कितने की दी, जबकि वो डीलिंग मान लीजिए मेडिसिन में कर रहा है या क्लॉथ में कर रहा है। हम किसी की दुकान पे जाएं कपड़ा खरीदने और वो हमें चेयर ऑफर करें, पूछेंगे सर चेयर कितने की दी, तो वो चेयर सेल के लिए नहीं है ना, तो इसलिए फर्नीचर को फर्नीचर बोलना है। और जो कपड़ा क्लॉथ उसकी शॉप पे सेल के लिए पड़ा हुआ है, उस क्लॉथ को आप परचेजेस बोलेंगे यदि वो खरीदेगा उसकी बुक्स में, और यदि वो बेचेगा तो वो सेल्स बोलेंगे। क्योंकि जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं, परचेजेस और सेल्स वर्ड उसके लिए यूज होते हैं। हर अब हम जानते हैं रीबॉक का शोरूम शूज के लिए है, लिवाइस का शोरूम वेयरिंग कपड़ों के लिए है। तो अब हम इन शोरूम्स के लिए, ये फेमस हैं, तो उनके शोरूम में जो सामान बेचा और खरीदा जाता है वो गुड्स है, उसके लिए आप परचेजेस और सेल्स वर्ड यूज करेंगे। वो एक्सेप्शनली हमने बोला कि वो रियल अकाउंट है, मगर उसे क्या मानना है, नॉमिनल, उसको नॉमिनल मानना है आपने एक्सेप्शनली। एक्सेप्शंस होते हैं इसलिए हमने उसको एक्सेप्शनली मान लिया। एक छोटी चीज और आती है बच्चों, गुड्स रिटर्न टू सोहन। अभी हमने पहले खरीदा होगा ये गुड्स, हमने किसको रिटर्न कर दिया बच्चों, सोहन को गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इसकी क्या एंट्री होगी, सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। सोहन P1 हो गया, और एक तरह से ये बच्चों N2 हो गया, एक्सपेंस रिड्यूस्ड इज इक्वलेंट टू इनकम। आपने पहले गुड्स को एक्सपेंसेस माना था ना, परचेजेस को, अब आपकी उतना खर्चा कम हो गया, तो खर्चा कम करना इज इक्वलेंट टू इनकम, इसलिए इसको N2 बोलते हैं। तो ये एंट्री होगी, सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर आता है गुड्स रिटर्न टू अस बाय हरीश। अब हरीश ने हमको गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू हरीश। क्या रूल लगा, हरीश तो P2 है, सेल्स रिटर्न हो जाएगा N1। अब कोई कहेगा N1 कैसे हो गया, खर्चा कैसे है, एक्चुअली सेल्स को पहले आप इनकम मान चुके हैं, अब जब वो सेल्स कम हो गई तो इक्वलेंट टू एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया। वो इनकम हो जाए आप उसे एक्नॉलेज कर लो, बाद में वो इनकम कैंसिल हो जाए तो ये एक तरह से खर्चा या लॉस माना जाएगा, इसलिए इसको N1 मान लेते हैं। अब लिखा है इसमें जैसे गुड्स रिटर्न टू राम, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। रिटर्न receive goods from Ganesh, goods back from Ganesh, Ganesh से goods returned by Ganesh है, sales return debit to Ganesh account। ठीक है क्या ये